नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनडी त्रिपाठी और अपने YouTube चैनल बिंद स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे भूगोल विषय के अंतर्गत अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, देशांतर रेखाएं कितनी हैं, पृथ्वी का घनत्व कितना है, कर्क रेखा मकर रेखा की क्या विशेषताएं हैं तथा अश्व अक्षांश क्या है। इस तरह की भूगोल से संबंधित जो विश्व भूगोल के अंतर्गत, भारतीय भूगोल के अंतर्गत अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित जो भी सवाल हैं आज पूरे हल करेंगे। और ध्यान रहे, ये टॉपिक कवर करने के बाद हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लोब क्या है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक सदस्य है और हम इसकी अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए जो वास्तविक स्वरूप बनाते हैं बोर्ड पर या फिर ग्लोब, क्या आप कहीं ऑफिस में देखे होंगे टेबल पे पृथ्वी जैसा एक रखा है ग्लोब, तो उस ग्लोब के माध्यम से ही हम पृथ्वी के अध्ययन करते हैं। और कई प्रकार के अध्ययन किए जा सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे देशांतर रेखाएं क्या हैं, फिर बात करेंगे अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ परस्पर काटती हैं और किन महाद्वीपों, किन देशों से होकर गुजरती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। तो अक्षांश रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर पूर्व एवं पश्चिम के विस्तार में खींची गई हैं। तो सबसे बड़ी अक्षांश जो रेखाएं होती है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं और इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ये वास्तव में 0 डिग्री होता है और एक काल्पनिक रेखा है। तो 0 डिग्री के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। ठीक, तो इसी के साथ हम बात करते हैं कि विषुवत रेखा से उत्तर की और कोणीय दूरी पर प्रत्येक 1 डिग्री पर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। इस तरह से कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं उत्तरी गोलार्ध में। मैं यहाँ सभी 90 नहीं खींच सकता हूँ, आप समझ सकते हैं। सिर्फ मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। विषुवत रेखा से उत्तर की ओर प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ से लेकर विषुवत रेखा से ध्रुव तक के बीच में कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं उत्तरी गोलार्ध में। और सेम इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। हमें 90 के 90 ये पूरे अक्षांश रेखाओं को याद नहीं करना है, बस सिर्फ जान लेना है कि कितनी अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में हैं, कितनी दक्षिणी गोलार्ध में हैं, अर्थात कितनी संपूर्ण पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं हैं। हमने अक्षांश रेखाओं का एक प्रतिरूप तैयार किया है जिसमें आप देखेंगे कि विषुवत रेखा से उत्तर की ओर बढ़ने पर प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखाएं हैं और विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर बढ़ने पर दक्षिणी गोलार्ध में प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखाएं हैं। ये यहाँ से लेकर ये पूरा पोर्शन आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ के इसके ऊपर वाला पोर्शन विषुवत रेखा के उत्तर में ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। तो 2 चीज़ें स्पष्ट हुई कि पृथ्वी को ये 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं, दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं और एक 0 डिग्री। तो कुल मिलाकर पृथ्वी पर 0 डिग्री 1 है और 90 इधर खींचे गए हैं, 90 इधर खींचे गए हैं। तो कुल मिलाकर 90-90 होता है 180 और प्लस एक 0 डिग्री को भी एक मान लेते हैं तो कुल हो जाएगा 181 अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं। तो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल बनेगा कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं।
तो आप सीधे सीधे 90 इधर जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, और एक 0 डिग्री को भी जोड़ना है, तो कुल मिलाकर 181 देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं। और मुख्य बात यह है कि सबसे बड़ी देशांतर रेखा कौन सी है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा वाली। अक्षांश रेखाओं की लंबाई उत्तर की ओर जाने पर घटती जाती है और अंततः ध्रुवों के पास एक बिंदु के रूप में ही होती है। और आपसे पूछा जा सकता है कि अक्षांश रेखाओं की सबसे अधिक लंबाई कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा पर होती है। विषुवत रेखा से ऊपर ज्यों-ज्यों हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों की ओर बढ़ते रहेंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई में भी कमी आएगी, क्योंकि पृथ्वी गोल है और अक्षांश रेखाएं वृत्तात्मक खींची गई हैं, न कि अर्धवृत्त हैं। वृत्तात्मक मतलब आप गेस कीजिए कि ये कोई बॉल है और बॉल को हम ऐसे ऐसे पूरा गछ दें चारों किनार, तो वृत्तात्मक रेखाएं खींची गई हैं। और अक्षांश रेखाओं के बीच बारे में एक बात और जानना है कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर का अंतर होता है। प्रत्येक एक दूसरे अक्षांश के बाद 111 किलोमीटर का गैप पाया जाता है या फिर अंतराल होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक अक्षांश रेखाएं खींचने के बाद दूसरी अक्षांश रेखाएं कितनी दूरी पर खींचेंगे, तो 111 किलोमीटर के बाद खींची जाएंगी। तो इसी तरह से उत्तरी गोलार्ध में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। भूमध्य रेखा तो आप देख ही लिए हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री हमने यहाँ पे नोट करवाया है। इसको मान लेते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके ठीक 10-5 अक्षांश ऊपर कह सकते हैं कि 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य अश्व अक्षांश पाया जाता है। इस अश्व अक्षांश के बारे में हम एक बार आपसे बता देते हैं कि अक्षांश की विशेषता यह है कि विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 30 से 35 डिग्री के मध्य अश्व अक्षांश पाया जाता है, क्योंकि यहाँ उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी पाई जाती है। अर्थात अश्व अक्षांश इसका नाम किस लिए पड़ा, क्योंकि प्राचीन समय में जब घोड़ों का व्यापार होता था तो उस समय जो है जब यूरोप वाले जो है 30 से 35 के मध्य अक्षांशों के तरफ जो है समुद्र में यात्रा करते थे, तो उनके नाव पर जो घोड़े लदे होते थे उसकी वजह से उनका वायुदाब, मतलब यहाँ हमने कहा है कि उपोष्ण उच्च वायुदाब, यहाँ उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है, मतलब हवाओं का दबाव यहाँ अत्यधिक होता है। तो इसीलिए क्या करते थे नाविक लोग, वो जब मतलब नाव डूबने लगती थी तो 2-4 घोड़ों को निकाल के समुद्र में फेंक देते थे, उससे उनकी ज़िंदगी बच जाती थी और वो 30 से 35 अक्षांशों को पार कर जाते थे, अन्यथा उनकी नाव भी डूब जाती और सारे घोड़े भी डूब जाते। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है अश्व अक्षांश, एक प्राचीन नाम है ये। और हम बात करते हैं कर्क रेखा की बात किए, कर्क रेखा के बाद अश्व अक्षांशों के बारे में बात किए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और इसके उस तरफ जो है हम देख लेते हैं जलवायु के बारे में भी कि किस तरह की कटिबंध होते हैं। तो विषुवत रेखा और कर्क रेखा और हमने देखा आर्कटिक वृत्त देखा, ठीक। उसके बाद हम दक्षिणी गोलार्ध में भी देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं कि कितने पृथ्वी पर कटिबंध हैं, इसी समय आपको दिखा देंगे हम। फिर अब जब विषुवत रेखा से हम दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहा जाता है। हमने यहाँ नोट किया है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहा जाता है। और फिर ठीक इसके जो है और ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिका वृत्त भी कहते हैं। अंटार्कटिका
वृत्त। जिस तरह से हमने 66.5 डिग्री अक्षांश को यहाँ पर आर्कटिक वृत्त कहा क्योंकि यहाँ आर्कटिक महासागर है, उसी तरह से हमने 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका वृत्त इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है और अंटार्कटिका महासागर है। इन दोनों के नाम पर ही यहाँ इसका नाम अंटार्कटिका वृत्त रखा गया है। और इसकी विशेषताएं ये हैं कि जब ध्रुवों की ओर ये अक्षांश रेखाएं जो है खींची जाती हैं तो ध्रुवों के पास आकर अक्षांश रेखाएं एक बिंदु स्पॉट के रूप में जो है हो जाती है, एकदम छोटी होती जाती हैं। अब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ जाती है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक लंबाई अक्षांश रेखाओं की होती है, या फिर जो विषुवत रेखा ही है, विषुवत रेखा स्वयं भूमध्य रेखा एक अक्षांश रेखा है। और उसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखाएं और कर्क रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा और तथा मकर रेखा, इन तीनों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम सीधे सीधे एक काल्पनिक मैप पर बात करते हैं। अब हम इस वीडियो मतलब इस ग्लोब को देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमारा विषुवत रेखा कहाँ से गुजरता है। तो हमारी विषुवत रेखा जो है ये हमारा विषुवत रेखा है, जो अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप और इंडोनेशिया और मालदीव से होकर गुजरती है। अर्थात कह सकते हैं कि विषुवत रेखा जो होती है वो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, क्योंकि इंडोनेशिया, मालदीव ये सब एशिया महाद्वीप के ही भाग हैं। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि कितने महाद्वीप ऐसे, मतलब कितने ऐसे महाद्वीप हैं जो विषुवत रेखा से होकर गुजरते हैं या फिर विषुवत रेखा उनके समीप से होकर गुजरती है। तो हम आपसे बता दिए कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। और उसके बाद अब बात करते हैं कि कर्क रेखा की कहाँ कहाँ से गुजरती है। भाई कर्क रेखा भी भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। अर्थात अब यहाँ आप देख लीजिए, अफ्रीका से कर्क रेखा भी गुजरती है और भारत के बीचों बीच से भी गुजरती है 23.5 डिग्री, यानी मतलब उत्तरी अक्षांश 0 डिग्री, इक्वेटर। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं कि मकर रेखा कहाँ से गुजरती है। मकर रेखा भी आपके जो है दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो सबसे रोचक सवाल ये है कि आप बताइए इस वीडियो के माध्यम से जहाँ तक भी आपने सीखा, बताइए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। 1 मिनट का समय है, आप बताइए। आप सीधा सीधा चित्र में देखिए और हमें बताइए कि किस महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो आप सीधा सीधा यहाँ देख रहे हैं कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे उत्तरी सिरे में कर्क रेखा गुजर रही है, मध्य में विषुवत रेखा गुजर रही है और दक्षिणी महाद्वीप में आप देखेंगे कि मकर रेखा गुजर रही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आप इस वीडियो को देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो है अक्षांशी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। हमने बात कर लिया भाई पृथ्वी पर अक्षांशी विस्तार किस तरह से है। अब हम देखेंगे कि भारत का स्वरूप अक्षांशी विस्तार के अंतर्गत किस तरह से है। तो हम देखेंगे भारत का जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि मतलब ये कन्याकुमारी, यहाँ 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर एकदम यहाँ हम देखेंगे काराकोरम श्रेणी के पास काराकोरम श्रेणी के पास हम देखेंगे 37.6 उत्तरी अक्षांश तक भारत के अक्षांशी विस्तार है। ठीक, अभी हम अक्षांश रेखाएं पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हम अक्षांश के बारे में बता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम देशांतर रेखाओं के बारे में भी बताएंगे आपको।
तो हमने देखा कि भारत के मुख्य भूमि का 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। यदि आपसे पूछ ले कि भारत के दूरस्थ बिंदु से, मतलब कि जो दक्षिण, मतलब जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यदि यहाँ से अगर आपका पूछ लिया कि भारत के दक्षिणतम बिंदु द्वीपों सहित, तब आप 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 बचाएंगे। हालांकि यहाँ पे जो पिगमिलियन पॉइंट था वो 2004 के सुनामी में डूब गया था, जो अब पुनः ऊपर आ गया है। ठीक, आप इस बात को सिर्फ समझ लीजिए, लिखना नहीं है कि 2004 के सुनामी में भारत का जो दूरस्थ बिंदु था 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये समुद्र में समा गया था। अब धीरे धीरे इसका सतह समुद्र तल से ऊपर उठने लगा है। तो अब हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात कर लिए, पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं इसकी बात कर लिए हैं, किन किन महाद्वीपों से होकर अक्षांश रेखाएं और गुजरती हैं ये हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो दोस्तों हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा जो है अपना बोर्ड क्लियर किया है ताकि आपको समझा सकूं। तो देशांतर रेखा वास्तव में होती क्या है दोस्तों? देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवृत्त रेखाएं होती है। जैसा कि हमने बताया था कि अक्षांश रेखाएं वृत्तात्मक होती हैं, जैसे कि ये पृथ्वी है और इसको चारों तरफ से ऐसे लपेटी होती हैं अक्षांश रेखाएं, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, अर्थात यहाँ से उठेंगी यहाँ तक चलेंगी। अब उस छोर पर जरूरी नहीं कि उस छोर पर जाएंगी। तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि अक्षांश रेखाओं का इतिहास और देशांतर रेखाओं का इतिहास क्या है, इससे क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो अब हम सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं कि अक्षांश रेखाओं के बारे, देशांतर रेखाओं के बारे में, कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो जो जैसे हमने बताया कि एक 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है, यानी किसी चीज़ की कहीं से शुरुआत होती है, जैसे इसकी शुरुआत भूमध्य रेखा से हुई। इसी तरह से देशांतर रेखा की भी शुरुआत ब्रिटेन के एक शहर है ग्रीनविच, जो कि लंदन सिटी में है। ग्रीनविच सिटी मान लेते हैं यहाँ पे है। यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मिलाती है। अब इसके पूरब में जो भाग है पूरे पृथ्वी का, उसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध। और ठीक इसके पश्चिम में तो आप समझ जाइए कि पश्चिमी गोलार्ध। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी को हमने कितनी भागों में बांटा है। हमने पहले भूमध्य रेखा के माध्यम से उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बांटा, फिर देशांतर रेखाओं के माध्यम से हमने पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित किया। अब हम बात करते हैं कि देशांतर रेखाओं के जो है इसकी जो है एक दूसरे से कितनी दूरी होती है और कितनी दूरी पर खींचे जाते हैं। तो देशांतर रेखा 0 डिग्री, जिसे ग्रीनविच टाइमलाइन कहते हैं, 0 डिग्री, आप इसे समझ लीजिएगा कि ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक, या इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, इसे याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। ठीक, तो अब इसके प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। इस तरह से पूरे पृथ्वी पर एक जो है जालनुमा संरचना है। जब किसी ग्लोब पर आप इस तरह की आकृति देखें बना हुआ और आपसे पूछ लिया जाए कि इस आकृति को क्या कहते हैं, जिस पे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों जो है चित्रित हों, तो उसे कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड, जाल।
तो अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो आप ध्यान से समझिएगा, हमने ये जो काला सा स्पॉट बनाया है ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके पूरब में हमने बताया पूर्वी गोलार्ध है, इसके पश्चिम में हमने बताया पश्चिमी गोलार्ध है। इसके पूरब में प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, और इसी तरह से पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखाएं तथा पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 देशांतर रेखाएं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 180 देशांतर रेखाएं जो हैं वो जब यहाँ से शुरू होती है तो 180 आने के बाद रुक जाती है, फिर यहाँ से चलती है जब तो 180 उसको मिल जाता है पहले से ही, क्योंकि पूरब की तरफ जब हम देशांतर रेखाएं खींच रहे थे तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ये देशांतर रेखा हमारा जो है ये 180 देशांतर रेखा है। ठीक, 180 देशांतर रेखा है। फिर अब जब हम ऐसे खींचते खींचते आएंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो हम फिर से यहीं पहुंच जाएंगे, तो 180 देशांतर रेखा एक ही देशांतर रेखा है। ठीक, तो हम समझ लिए कि पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखा, पश्चिमी गोलार्ध में भी 179 देशांतर रेखा खींची गई हैं, और 0 डिग्री को भी एक मिला देते हैं तो 179 + 1 0 डिग्री इज इक्वल टू 180, और 180 इज इक्वल टू 360। 360 देशांतर रेखा खींची गई हैं, जिसमें ध्यान देने योग्य बात है कि 180 देशांतर रेखा एक ही देशांतर रेखा है, और जबकि एक 0 डिग्री को भी एक अलग से देशांतर रेखा माना गया है। तो 180 इसे हम मान लेते हैं, प्लस 0 डिग्री को एक मान लेते हैं 181, प्लस यहाँ से अगर इस तरफ बढ़ेंगे पश्चिमी गोलार्ध की तरफ, तब हम 180 के पास पहुँचते पहुँचते 179 देशांतर रेखाएँ खींच देंगे, तो उसको भी जोड़ देंगे, तो कुल टोटल आपका 360 देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर होती हैं। और एक आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप किसी सर्कल का जो व्यास होता है, मतलब जो सर्कल की जो कोणीय दूरी होती है, जैसे अब ये देखिए ये पूरा 180 हुआ और ये भी पूरा 180 हुआ, तो टोटल कितना हुआ भाई 90। वन सर्कल बराबर यही तो होता है। तो आप देख लीजिए 360 हुआ ना, तो एक गोले का जो कोणीय विस्तार होता है वो 360 डिग्री तक होता है, इसीलिए 360 देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं, जबकि 181 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो अब हम आपको समझाना चाहते हैं कि देशांतर रेखाओं की विस्तार हमने बताया, यहाँ पे इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, या इटली, ब्रिटेन, लंदन यहीं पे है। यहाँ भी आप एक बार देखिए, आपको समझ में आएगा। ये आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक, अब 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में पूर्वी गोलार्ध हमने वहाँ समझाया, पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध हमने समझाया। अब हम ये समझाएंगे कि जब हम देशांतर रेखाएं जब भूमध्य रेखा के करीब, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर तो हम ध्रुवों के पास से शुरू कर रहे हैं, फिर ध्रुवों पर ख़त्म कर रहे हैं, तो बीच में दूरी ये बढ़ रही है, तो हम मानेंगे, हमारा कहना ये होगा कि जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की और देशांतर रेखाएं बढ़ती हैं तो उनके मध्य की दूरी भी बढ़ती जाती है। जब भूमध्य रेखा से देशांतर रेखा ध्रुवों की और देशांतर रेखा बढ़ती है तब उनके मध्य की दूरी कम हो जाती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है, जो 111.3 किलोमीटर होता है। ठीक, ये आप याद रखिएगा, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। जबकि आप उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध के ध्रुवों की बात करते हैं तो ध्रुवों पर सबसे कम दूरी हो जाती है, यहाँ तक कि सब सम्मिलित रूप से मिल जाती हैं। अब समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। इस तरह से देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो आप देखिए कि जो विषुवत रेखाएं, कर्क रेखाएं, मकर रेखाएं हैं, यहाँ के पास इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है और यहाँ जाते जाते सिकुड़ जा रही है, संकुचित हो जा रही है। तो यही चीज़ है। तो विषुवत रेखा के पास इनकी मध्य की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। और हमने देशांतरी विस्तार, भारत के देशांतरी विस्तार के बारे में भी हम जानेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हम ये जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। तो ये देखिए, हमने बताया कि यूनाइटेड किंगडम, भाई यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजर रहा है। फिर यहाँ अल्जीरिया है, फिर ठीक अल्जीरिया है। फिर यहाँ जो है
आप अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, कई सारे ऐसे जो देश हैं जहाँ से ये होकर गुजरती है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और ये अब ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट हम बनाए, हो सकता है 0 डिग्री ये हो, क्योंकि अफ्रीका की घाना से भी होकर गुजरती है, गिनी की खाड़ी से भी होकर गुजरती है देशांतर रेखाएं, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो आप देख लीजिएगा, आपका मुख्य काम है कि आप घर पे जाएं, अपने घर में ही होंगे तो आप ग्लोब उठाइएगा, एक एटलस की बुक आती है उसे खरीदिए, उसमें देखिए कि देशांतर रेखा कहाँ कहाँ किन किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, किन किन देशों से जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, इसका क्या महत्व है। अब हम बात करते हैं कि देशांतर रेखाएँ और अक्षांश रेखाएँ क्यों खींची गई हैं, इनकी ज़रूरत क्या थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल एक मेथड है जिसे हल करना होगा, उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, जहाँ तक मेरा वादा है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सूर्य है, देख बोर्ड में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सन है, सन, और सन की लाइट पृथ्वी पर पड़ रही है, भाई पड़ रही है, ठीक। तो अब सन की जो लाइट पड़ रही है, मान लेते हैं हम 0 डिग्री पर पड़ रही है, लंबवत 0 डिग्री देशांतर रेखा पर। तो अब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती भी है, आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो घूमने के साथ साथ पृथ्वी की जो अवस्थिति है, जो महाद्वीप हैं, वो भी तो साथ ही में घूमेंगे। तो हर जगह दिन रात के जो परिवर्तन होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति का जो समय है वो कितना है, 24 घंटा है, 1440 मिनट है, 1440 मिनट कह सकते हैं, या फिर 24 आवर्स में एक चक्कर लगा देती है पृथ्वी, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ हम देखेंगे कि अब देशांतर रेखाओं का काम क्या है, ये क्या करती हैं। ये प्रत्येक एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पहुंचने में कितना समय लेती हैं। तो हम आपसे पूछ लेते हैं कितना समय लेती हैं, आप कमेंट में बताइए अगर आपको पता है तो। एक देशांतर रेखा, अगर मान लीजिए कि यहाँ से सूर्य की किरणें पड़ना शुरू हुई विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, तो उसके अगले मतलब पूर्वी देशांतर रेखा पर कितनी जो है देर में अगले देशांतर रेखा पर सूर्य की प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ेंगी। तो हम देखेंगे ठीक 4 मिनट बाद। प्रत्येक देशांतर रेखा के हमने बात किया कि भाई अगर 0 डिग्री पर सूर्य की मान लीजिए यहाँ 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक। अब और ठीक ये मान लेते हैं कि अब यहाँ 0 है, अब ये 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। हमने कहा कि प्रत्येक एक देशांतर के बीच में जो गैप है वो 4 मिनट का है। अब 15 डिग्री आपको कैसे निकालना है भाई, आप सोचेंगे ही ना कि हम 15 डिग्री कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी जो है 1440 मिनट में घूम जाती है, अर्थात 24 घंटे में घूम जाती है। तो हम देखते हैं कि 15 देशांतर के मध्य 15 चौका 60 हो जाएगा। हमने बताया कि 0 डिग्री से 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतराल है, तो उस तरह से 15 डिग्री ये मान लेते हैं 0 डिग्री, ये मान लेते हैं 15 डिग्री। तो 15 डिग्री वाले पर भाई जब 1 मिनट में 4 है तो अब जाहिर सी बात है 15 में 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
15 चौका 60, 60 मिनट आ गया। 60 मिनट मतलब 1 घंटा का। अब हम ये जान गए कि प्रत्येक 15 डिग्री अक्षांशों को, जैसे कि अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं, ठीक 15 डिग्री देशांतर पर कितना बज रहा है भाई 1 घंटा आगे। पूरब में अगर पूर्वी गोलार्ध में सदैव 1 घंटा आगे बढ़ता जाएगा, वहीं पश्चिमी गोलार्ध में घटता जाएगा। अगर यहाँ विषुवत रेखा देशांतर रेखा पर 12 बज रहे हैं तो ठीक अगले 15 डिग्री पर 1 बजेगा, ठीक अगले 30 डिग्री पर 2 बजेगा, अगले 45 डिग्री पर 3 बजेगा, सॉरी 2.5 बजेगा, 2.30, ठीक, क्योंकि 45 हमने बात किया। फिर उसके बाद 60 डिग्री पर 3 बजेगा, ठीक। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? हमने कहा प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतराल होता है, तो 15 डिग्री पर 15 चौका 60 मिनट का अंतराल होता है। तो उसी तरह से अब हम देखेंगे भारत के जो है अच्छा देशांतरी विस्तार, तो हम अच्छे से समझ जाएंगे कि भाई किस तरह से जो है प्रकाश का जो है प्रकाश की रेखाओं का संबंध देशांतर रेखा से है। अभी मुझे मालूम है आप अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको फिर से समझाने की। ये हमारा छोटा सा भारत का मैप है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, इस पे कुछ देर अपनी निगाह जमाए रखिए। हमारे कहने का मतलब है कि देशांतर रेखाएं लंबवत खींची गई हैं, उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला रही हैं। तो उस तरह से भाई भारत का ये जो पश्चिमी छोर है, जिसे गौर माता कहते हैं, गौर माता आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गौर माता यहाँ गुजरात में है, ठीक। तो यहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं? आपसे पूछ लेगा तो आप बताएंगे 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि हम पूर्वी गोलार्ध में हैं, लंदन हमारे पश्चिम में है, ठीक। तो हम पूर्वी गोलार्ध में, हम यहाँ पर हैं, और यहाँ इसके बाद से पूर्वी गोलार्ध है, इसके इधर से पश्चिमी गोलार्ध है। तो 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक हमारा अक्षांशीय विस्तार है। यदि इसे आप पॉइंट काउंट करेंगे तो आएगा 29.18 या लगभग 30 मान के चलिए, 30। तो अब भाई अब हमको अगर लंदन में 12 बज रहे हैं, लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं, अब हमको भारत का समय निकालना है। भाई भारत में हमने कहा कुल 30 देशांतर रेखाएं हैं, हर जगह का अलग अलग समय आएगा। तो इसीलिए भारत की एक प्रधान समय रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे 82.5 डिग्री को मान लिया गया है कि प्रधान समय रेखा। आप इतना ही जान लीजिए, 82.5 डिग्री जो कि मध्य भारत से गुजरती है। आप 68.7 और 97.25 के बीच का जो पॉइंट खोजें, जब बीचों बीच जाएंगे तो आपको यही मिलेगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है। इसकी हम बात करते हैं, इसका मान है 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश, ठीक, 82.5 डिग्री। अब हम मान लेते हैं, एक न्यूमेरिकल हल करते हैं कि लंदन में अगर 12 बज रहे हैं, दिन के लंदन में 12 बज रहे हैं, और यहाँ क्या है 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। और भारत में कितने बजेंगे? 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री पर। तो हमें क्या करना होगा भाई? सिंपल सी बात है कि अगर लंदन में इतने बज रहे हैं तो यहाँ क्या हम क्या करेंगे, इसी में जो है 4 से हम ये कर देंगे, ठीक। अब 4 से जब हम इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुल मिला के आपका 330 आ जाएगा। जब हमारा ये 330 आ जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जो है अब 330 को हम घंटा में जब बदलेंगे, 60 मिनट से आप जो है देख लीजिए, तो जो है 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 पंचे 30 हो गया, 5 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, बचा 3 मतलब 3, 5 घंटा 30 मिनट लंदन के समय से हमारे देश का समय आगे है। आप देख लीजिएगा, गूगल पर भी सर्च कीजिएगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा अर्थात लंदन के समय से भारत का समय कितना आगे है, तो आप पाएंगे कि 5.5 घंटा आगे है। कैसे आगे है? क्योंकि 0 डिग्री से और 82.5 डिग्री के अंतराल में प्रकाश की जो किरणें पहुँचती हैं उसको पहुँचने में लगभग 330 मिनट का फ़र्क पड़ता है। 330
मिनट समय खा जाता है, 330 मिनट को जब हम घंटा में बदलेंगे तो 5.5 घंटा आएगा। और एक मुख्य बात जान लेना है हम लोगों को कि इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, इसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, और ये भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। और एक बात जान लेना है कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, जो दिन निर्धारित करती है। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब में एक दिन पीछे हो जाता है, और ठीक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में एक दिन आगे हो जाता है। अगर यहाँ सोमवार है तो यहाँ मंगलवार हो जाएगा। अगर यहाँ बुधवार है तो ये मान के चलिए कि यहाँ जो है मंगलवार है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो एकदम सीधी नहीं है। जिस तरह से ये देशांतर रेखा एकदम सीधी है, ये कई देशों को समय और दिन बराबर करने के लिए इसको 4 जगह से लगभग मोड़ा गया है, 4 जगह से दाहिने बाएं घुमा दिया गया है, ताकि जो है किसी देश का समय न गड़बड़ाए और एक दूसरे के लिए जो है ज़्यादा परेशानियां ना हो। तो ये सब जो है वैज्ञानिक लोग, भूवैज्ञानिक लोग अपनी सुविधा के लिए, समय को ज्ञान करने के लिए और लोगों को स्थिति, अब आप देख लीजिए कि आजकल अंतरिक्ष में लगभग सभी जो है विकसित देशों के सैटेलाइट सेट हैं। तो वो सैटेलाइट हम लोगों को कैसे ट्रैक करते हैं? इन्हीं देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं के माध्यम से वो हमें हमारी पोजीशन का पहचान कर पाते हैं। वो जान जाते हैं कि हम किस देशांतर रेखा पे खड़े हैं, तो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन वो निकाल सकते हैं। यदि ये जो है नहीं खींचा गया होता तो बड़े मुश्किल होता कि हम एक दूसरे की स्थिति और एक दूसरे के बारे में पता लगाएं कि वो कहाँ पर हैं। इससे थोड़ा आसानी होती है। और हमने आपको सारी बातें बता दी हैं जो इससे रिलेटेड है, और हमारा अगला वीडियो आएगा जिसमें हम इससे रिलेटेड कम से कम 30 प्रश्न पूछेंगे आप सबसे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल बिंद स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।